सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान की मईशत को इन मौजूदा हालात में कर्जों के बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बराह रास्त सरमायाकारी की शदीद ज़रूरत है। हुकूमत इस सिलसिले में दावे भी बड़ी ज़ोरदार कर रही है और हुकूमत के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी के बैरूनी वादे भी हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज इस वक्त मुल्क छोड़ कर जा रही हैं और एक ऐसा ही बड़ा धचका पाकिस्तान को उस वक्त लगा है जब खरीदारों की तलाश के 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद टेलेनॉर पाकिस्तान बिल आखिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PTCL को फरोख्त कर दिया गया है। PTCL ने टेलेनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स 108 अरब रुपए में हासिल कर लिए हैं और ये ट्रांजैक्शन कैश फ्री और कर्ज से पाक बुनियाद पर की गई है। टेलेनॉर पाकिस्तान ने 18 साल पहले पाकिस्तान में कारोबार का आगाज़ किया था। टेलेनॉर के इस वक्त 45 मिलियन सार्फिन हैं। PTCL के बड़े असासों में यूफोन जिसके 20 मिलियन से ज़्यादा सार्फिन हैं और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक भी शामिल हैं। अबूधाबी से ताल्लुक़ रखने वाली टेलीकॉम कंपनी इत्तसलात जो कि PTCL में 26% शेयर्स रखती है, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे के तहत PTCL को चलाती है, जिसमें 62% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के हैं। एंड ग्रुप इत्तसलात की हिमायत याफ्ता नीम सरकारी मिल्कियत वाले PTCL ग्रुप और टेलेनॉर के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। टेलेनॉर पाकिस्तान मुल्क में कमोबेश 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी कर चुकी है और कंपनी ने अपने क़याम के बाद से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में कौमी खजाने में 310 अरब रुपए से जायद की रकम जमा कराई है। ये बहुत बड़ी फिगर है। टेलेनॉर ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज की फी सारिफ औसत आमदनी दुनिया की कम तरीन आमदनी से एक है, जो कि $0.8 माहाना और टेलेनॉर के मुताबिक मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे ममालिक में टेलेनॉर ग्रुप की दीगर झेली कंपनीज बहुत बेहतर काम कर रही हैं और वहां आमदनियां भी ज़्यादा हैं। टेलेनॉर ने 2005 में पाकिस्तानी मार्केट में कदम रखा और इन सालों के दरमियान तकरीबन 45 मिलियन सार्फिन की तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टेलेनॉर पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि टेलेनॉर की पाकिस्तान में बुनियादी आमदनी 22% कम हो गई है। चलें नफ़ा नुकसान को एक जगह रख देते हैं। कारोबार में नफ़ा नुकसान चलता रहता है, कभी नुकसान होता है, कभी नफ़ा होता है, लेकिन टेलेनॉर के पाकिस्तान से बाहर जाने की एक और बड़ी और अहम तरीन वजह है और वो वजह है कि टेलेनॉर पाकिस्तान में रेगुलेटरी निज़ाम से मायूसी की वजह से अपना कारोबार समेट कर जा रही है। ये इस कंपनी की बात हो रही है जो पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलेनॉर जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली ये गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मुल्क में होने वाली बड़ी सरमायाकारी में से एक है। और नाज़रीन, सिर्फ टेलेनॉर ही नहीं बल्कि टेलीकॉम कंपनी वारिद, वाई ट्राइब और वर्ल्ड कॉल भी इससे पहले अपना कारोबार मुल्क से समेटकर वापस जा चुकी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि PTCL ने टेलेनॉर के 100% शेयर्स तो खरीद लिए, लेकिन ये खरीदारी हुई कैसे? क्या PTCL के पास इतना फिस्कल स्पेस मौजूद था कि वो इतनी बड़ी डील कर सके? क्या इतना पैसा उनके पास था? नहीं जनाब, PTCL ने इतनी बड़ी डील करने के लिए एक बड़ा कर्जा हासिल किया। खबर के मुताबिक PTCL ने टेलेनॉर के पाकिस्तान के हुसूल के लिए आलमी बैंक की सरमायाकारी के इदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से $400 मिलियन का कर्जा फाइनेंसिंग डील के तहत हासिल किया। PTCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टेलेनॉर पाकिस्तान के हुसूल के लिए PTCL को $400 मिलियन तक कर्जे की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। इसके बाद PTCL ने टेलेनॉर पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स के साथ 100% शेयर्स के हुसूल के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया, जिसके बाद PTCL ने इत्तला दी कि इस हुसूल की फाइनेंसिंग बैरूनी कर्जों से की जाएगी। इन $400 मिलियन के अलावा PTCL ने मजीद $500 मिलियन का कर्ज सिर्फ यूफोन और टेलेनॉर के नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए हासिल करने का प्लान बना लिया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि PTCL जो खुद इस वक्त बेइंतहा खसारे में चलने वाला इदारा है, वो क्यों इतने भारी भरकम कर्जे ले रही है और इसका सारा का सारा बोझ कौमी खजाने पर पड़ेगा। 2022 में PTCL 10 बिलियन का मजमूई नुकसान कर चुकी है। इसी तरह 2023 में यह नुकसान बढ़कर 15.5 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक साल में 15.5 अरब का नुकसान कोई आम बात नहीं है। अब आ जाएं एक और टेलीकॉम कंपनी जो कि PTCL में 26% की शेयर होल्डर है, यानी इत्तसलात। इसका जिक्र हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं। तो सबसे अहम सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस तमाम खरीदो फरोख्त में
इत्तसालात का क्या किरदार है, वो है जो कि पीटीसीएल में दूसरा बड़ा हिस्सा रखती है, यानी 26% की वो शेयर होल्डर है। इत्तसालात ने इस डील को पूरा करने के लिए ना कोई कर्जा लिया और ना कोई एक धेला भी खर्चा किया, बल्कि सारा का सारा बोझ पीटीसीएल पर डाल दिया गया और इसके बिल्कुल बरक्स मुनाफे में हमेशा की तरह पूरा हिस्सा इत्तसालात कंपनी भी हासिल करती रहेगी। यही नहीं बल्कि इत्तसालात को हुकूमत पाकिस्तान के $800 मिलियन भी अदा करने हैं, जो कि अभी तक अदा नहीं किए गए हैं और जिसको पीटीसीएल की जानिब से मैनेज किया जा रहा है। और ये बोझ भी कौमी ख़जाने पर पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत हैं। अब इस मामले पर माहिरीन क्या कहते हैं, हमने जब कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री के माहिरीन से बात की है तो उनका यह कहना है कि टेलीकॉम कंपनीज़ इसलिए पाकिस्तान से निकल रही हैं कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चला करते। माहिरीन ने यह भी बताया कि कारोबार का मकसद मुनाफा कमाना है, जब मुनाफा सुकड़ जाए तो कारोबार कायम नहीं रह पाते। माहिरीन ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि कुछ ना कुछ बुनियादी तौर पर ऐसा गलत हुआ है जिसने टेलीनॉर को पाकिस्तान से सरमाया समेटने पर मजबूर किया है। अब पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस डील के क्या मनफी असरात मुरतब होंगे, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से ये एक मनफी पेशरफ्त है कि एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। टेलीनॉर एक बड़ी कंपनी है और इसकी पाकिस्तान से रुखसती को आलमी सरमायाकार बहुत ही बारीक बीनी से देखेंगे। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल के फुकदान, माशी अदम इस्तेहकाम, मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल और दूसरे अवामिल ने मार्केट को ख़राब करने में बहुत किरदार अदा किया है। अब इस फील्ड के हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माजी में बड़े ओहदों पर भी रहे, ख़ासतौर पर हारून शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो डील इस वक्त होने जा रही है, पीटीसीएल अगर ख़रीदने में कामयाब हो जाता है टेलीनॉर को, तो हमारे मुल्क से बड़ी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी $3 अरब की, और बदले में पीटीसीएल बड़े बड़े कर्ज ले रहा है $500 मिलियन के, $400 मिलियन के, और जो इसका प्राइवेट शेयर होल्डर है इत्तसालात, वो हम देख रहे हैं कि उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। वो ना सिर्फ इसमें अपना कोई शेयर नहीं इस वक्त उसकी कोई बात कर रहे, ना कोई शेयर प्रॉफिट होल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बल्कि हम उल्टा ये देख रहे हैं कि $800 मिलियन उन पर वाजिबुल अदा है और उसकी भी कोई डेट सामने नहीं आ रही कि वो कर्ज वापस कब होगा, वो पेमेंट्स कब होंगी। तो इस सिनेरियो में किस तरह से इस डील को देख रहे हैं आप हारून साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके 2-3 पहलू हैं। पहले तो ये होता है कि जब एक बड़ी कंपनी अपना एक स्टेक बेचकर किसी इकोनॉमी से निकलती है और उसको कोई और खरीदता है, अगर तो ये ट्रांजैक्शन प्राइवेट स्पेस में होती है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चेंज ऑफ ओनरशिप है। अच्छा। ना ये डिसइन्वेस्टमेंट है क्योंकि पैसा निकल तो नहीं गया, पैसा किसी और को बिक रहा है। तो ये तो एक हमें इसको समझने की जरूरत है। बाकी जो खरीद रहा है, लेट्स से इत्तसालात और पीटीसीएल ग्रुप ले रहा है, अगर वो डेट रेज करके भी ले रहे हैं तो इसका हुकूमत के ऊपर बर्डन नहीं आता है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत को या पाकिस्तान को कोई फ्रेश इंजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। सिर्फ एक एसेट पहले एक एंटिटी का था, वो दूसरी को चला जाता है। अब ये जो एक पर्टिकुलर है, देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वेस्टर्न कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, पहले शेल ने किया, टोटल ने किया, बाकियों ने जो सोचा वो इस खित्ते से, खास तौर पे पाकिस्तान और नेबरिंग से, हमारी जो वेस्टर्न साइड की नेबरहुड है, वो निकल रहे हैं। तो जब वो निकल रहे हैं तो रीजनल प्लेयर्स उनकी जगह लेते हैं नेचुरली। रीजनल प्लेयर्स जो हैं उनका एक जो कॉर्पोरेट कल्चर फर्क है। ये जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, खास तौर पे अरब हैं, इनका एक स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग में। हमें बड़ा केयरफुली चाहिए इन ट्रांजैक्शंस को एट एन आर्म्स लेंथ रखना कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक टाइज एक तरफ है, लेकिन ये डील एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मुल्क की भलाई के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन कमीशन का रोल भी है, रेगुलेटर्स का रोल भी है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल भी है, क्योंकि पीटीसीएल एक लिस्टेड कंपनी है। तो हमें बहुत देखभाल के इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना चाहिए। आप अब किसी को रोक तो नहीं सकते। मेरी वरी जो है वो कुछ फर्क है। मेरी वरी ये है कि पाकिस्तान एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। हमारा कोई 70% जीडीपी का कर्ज इस वक्त हुकूमत चलाने के लिए चल रहा है। हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या रिवाइवल की तरफ जाना है तो हमारा इस वक्त तारीखी तौर पे कम से कम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, हमें इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लाने के लिए काम करने की जरूरत है, ना कि जो हम बड़ी बड़ी
5-7 साल से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड अगर गवर्नमेंट की कंपनियों में भी कोई शेयर लेता है, लेट्स से सऊदी अरब ले लेता है या यूएई ले लेता है, वो इन्वेस्टमेंट तभी होगी अगर वो एक्सपेंशन के अंदर पैसा जाए। अगर हुकूमत अपना डिसइन्वेस्ट कर देती है तो वो चेंज ऑफ ओनरशिप होता है। ठीक है, तो हारून साहब अब ये चेंज ऑफ ओनरशिप ही है, लेकिन आप देखें कि एक ऐसी कंपनी जो 20 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो चुकी थी, वो अगर जाती है तो ये कैसा प्रेसिडेंट सेट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? ये मैसेज क्या जाएगा कि एक बड़ी कंपनी आपके पास से चली गई, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से गई, तो क्या दीगर प्राइवेट कंपनीज को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे? जी देखिए ना, अगर तो ये बड़ी कंपनियां जो जा रही हैं वो किसी कॉर्पोरेट अपनी कंसोलिडेशन में जाती हैं और हर इमर्जिंग मार्केट जो पाकिस्तान जैसी है उससे निकलती हैं, फिर तो बात फर्क है। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान से निकलते हैं और कंबोडिया में भी बैठे हैं, वियतनाम में भी बैठे हैं, बांग्लादेश में भी हैं, ये फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि इसका फिर जो एक सिग्नल, देखिए इन्वेस्टमेंट इज ए फिनोमेना ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के सिग्नल्स। अगर आप सिग्नल ये दे रहे हैं कि यहां बैठा हुआ इन्वेस्टर खुश नहीं है और बेच के निकल रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात है, कंसर्निंग बात है कि हम एग्जिस्टिंग कंपनीज को क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। जो नया आएगा उसके लिए भी वो पहले इन कंपनियों से बात करेगा, भी आपने 20 साल काम किया, आपका तजुर्बा कैसा रहा। देखिए 3-4 पाकिस्तान के बड़े सीरियस इसमें मैं भी डील करता रहा हूं मसाइल है। एक तो मसला हमारा ये है कि ये हम इस वक्त जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के अंदर हमने बहुत हर्डल्स क्रिएट की हुई हैं। दूसरा हमारा मसला ये है कि आपने देख ही लिया कि हम इंटरनेशनल आईपीपीज की पेमेंट के लिए निगोशिएट कर रहे हैं कि उनको रीप्रोफाइल कर दिया जाए। तीसरा हमारा बड़ा मसला ये चल रहा है कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। जो 2-3 लोग आते हैं वो पुरानी किसी पॉलिसी को चेंज या रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी सोलर पैनल्स को देखा, आपने पास्ट में रेकोडिक के देखे, टैरिफ की पॉलिसीज देखी, तो ये तीसरा है। चौथा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म हमारे करंट जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है वहां पे हमें इस वक्त इन्वेस्टर हमारी नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए, ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और बाकी जो आपको कर्ज देते हैं। हमारी ट्रेनिंग और माइंडसेट सस्ता कर्जा लेने वाला है, या हम जियोपॉलिटिकल बेसिस पे डिपॉजिट्स लेते हैं फ्रेंडली कंट्री से। देखिए वो हुकूमत चलाने की बात है। आपने मीशत को चलाना है तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लोकल इन्वेस्टर जॉइंट वेंचर करे और बाहर वाले को लाएगा तो काम आगे चलेगा, और इसको हमें तरजीह देना। बिल्कुल साहब, अब ये इसमें जो रेगुलेटर्स हैं खासतौर पर पीटीए की अगर हम बात करें या सीसीपी की बात करें, तो इनका क्या रोल हो सकता है? क्या ये स्पेसिफिकली इस डील में क्या ये पीटीसीएल को बाउंड कर सकते हैं कि जी आप क्योंकि 62% के शेयर होल्डर गवर्नमेंट की तरफ से हैं, 26% इत्तिसालात का रोल है, तो इत्तिसालात भी अपनी पूरी शेयरिंग करे इसमें और वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, या फिर पूरा बोझ ये पीटीसीएल पर भी अगर पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हुकूमत पर ना पड़े, लेकिन पीटीसीएल 62% तो एक गवर्नमेंट ओन्ड इदारा ही है ना, तो ये फिर पीटीसीएल को ये पूरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ये बेहतर होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? देखिए ना, 62% जिस कंपनी में शेयर होल्डिंग हुकूमत पाकिस्तान की है, भले मैनेजमेंट कंट्रोल हमने इत्तिसालात को दे दिया है, तो अगर आप इस कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर एक लेवरेज बाय आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप कर्ज ले लेते हैं बहुत सा, और मुझे इस वक्त इल्म है कि कहां नेगोशिएशंस चल रही हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ भी कि फॉरेन एक्सचेंज का कर्ज दिया जा सके, इवेंचुअली तो उसकी एक लायबिलिटी पाकिस्तान हुकूमत की बढ़ेगी 62% के हिसाब से। अब यहां रेगुलेटर का काम तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है डील की। रेगुलेटर का काम यह है कि किसी शेयर होल्डर के साथ ज्यादती ना हो। ये तो शेयर होल्डर की बार्गेन का काम है कि भाई अगर इसको टेक ओवर करना है तो आप पैसे डालिए, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर हमारी गारंटी पे कर्ज ले लें। अगर तो ये कर्ज इत्तिसालात अपनी बैलेंस शीट पे लेता है और फिर इसको खरीदता है, फिर पाकिस्तान ठीक है। लेकिन अगर पीटीसीएल की बैलेंस शीट जाती है
तो फिर तो 62% इम्पैक्ट हमारे ऊपर हर सूरत में आएगा, हमारी एक कंटिजेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज में देखने के लिए मेरी वरी ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। इस डील के अंदर हुकूमत को चाहिए कि कुछ एडवाइजरी सपोर्ट ले जो इनकी स्ट्रक्चरिंग में उनको एडवाइस करे। और हम सब एक लास्ट क्वेश्चन के, ये जो आपकी वरी है इसको दूर करने के लिए, जाहिर है ये बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात होंगे, पीटीसीएल को ये चाहिए कि वो अनाउंस करे कि इत्तसालात इस पूरी डील में अपना कितना शेयर लगा रहा है, उसके कितने पैसे इसमें लग रहे हैं, ताकि ये अगर किसी के जहन में इस तरह का कोई सवाल मौजूद भी है तो वो जवाब सामने आ सके कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है और जो गवर्नमेंट ओन शेयर्स हैं उनका क्या रोल है। देखिए ना, लिस्टेड कंपनी है जी, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक मार्केट को डिस्क्लोजर देना होता है कि डील की स्ट्रक्चरिंग क्या है। तो ये जब आप अगर स्टॉक मार्केट को डिस्क्लोज करते हैं तो पब्लिकली ओन्ड कंपनी है, तो ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इसमें फिर ट्रबल्स आएंगी। लेकिन मैं फिर से ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हुकूमत जो कि एक बड़ा शेयर होल्डर है, उसमें ट्रेडिशनली सलाहियत नहीं है प्राइवेट सेक्टर की ऐसी डील्स को मैनेज करने की। इसलिए अगर वो बैकफुट पे रहते हैं और इतिसलात को करने देते हैं, वो तो फिर अपना फायदा देखेंगे। तो यहां हमें हर स्टेक होल्डर को इस वक्त एक बराबर का इसके अंदर रोल प्ले करने की जरूरत है। फिर आता है कंपटीशन। देखें ना, अगर 4-5 आपके टेलकोज हैं और वो श्रिंक हो रही है मार्केट, वहां कंपटीशन कमीशन का रोल आता है कि आया ये यूफोन भी इनके पास है, टेलीनॉर भी है, तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरी सूरत हाल पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो डील इस वक्त ये ऑलमोस्ट हो चुकी है या ये एक फाइनल फेज़ में होने जा रही है, पाकिस्तान की इस इकॉनमी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, टेलीनॉर का इस तरह से एग्जिट, इसको किस नज़र से आप देखते हैं और इसमें पीटीसीएल और इत्तसालात का क्या रोल हो सकता है, इसकी बेहतरी के लिए वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में? So, Arbab, I think talking about investment in Pakistan is a really important topic, and the reason I say that is कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 13-13.5% के करीब। अरबाब साहब, दिस इज़ द लोएस्ट इन 50 ईयर्स। हुकूमत को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, सबको एक अदराक तो ज़रूर है। आपने इसीलिए अब शायद साल डेढ़ हो गया है, आपने देखा कि एक SIFC बनी और उसकी कोशिश ये है कि डोमेस्टिक और ज़्यादा FDI को पाकिस्तान में अट्रैक्ट किया जाए। जो तनाजुल है वो ये है कि यही जो 13% इस वक्त आपके पास इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है, ये 18% हुआ करता था इफ़ यू गो बैक अ फ्यू ईयर्स इन पाकिस्तान। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की जिसे कहें FDI का, वो $1.5 अरब है कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में पिछले कई सालों से। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू रियली क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड। $1.5-2 अरब एवरेज यहाँ पे है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टू GDP, जिसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी ये 2-2.25% पे आके स्टैगनेंट हो गई है, जिसको आप PSDP और ADPs कहते हैं। यानी कि हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो पंजाब और बाकी तीनों प्रोविंसेस के, सिंध के, KPK के और बलूचिस्तान के मिला के, ये फिगर भी इससे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वी यूज्ड टू डू 4% ऑफ GDP एज पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो डाउन टू 2%। अब अगर इस ऑल तनाजुल को देखें तो बोथ डोमेस्टिक एंड FDI को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है। इसमें 3 जुज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और नंबर 3 कि आपका जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो मुल्क में क्या है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं जिसको हम ओवरकम उस तरह से नहीं कर पा रहे, और चूंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इस वक्त भी 19.5% का एक पॉलिसी रेट है जो प्रॉबेबली क्वाइट हाई है। बट SIFC की कोशिश ये रही है कि FDI को लाया जाए। जहां तक पाकिस्तान के टेलीकॉम का सेक्टर है, देखिए इसमें ये कंसोलिडेशन तो ज़रूर हो रही है, इससे कंपटीशन कम होगा, कंपनीज कम रह जाएंगी,
बट हैविंग सेड दैट, ये जो $490 मिलियन की डील है जिसमें PTCL खरीद रहा है टेलीनॉर के एसेट्स को, टेलीनॉर शायद ग्लोबली रिट्रीव किया है कई जगह पे, तो पाकिस्तान में भी रिट्रीव किया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में डेटा और पाकिस्तान की यानी कि एंसिलरी सर्विसेज, नॉट ओनली द सर्विसेज ऑफ मोबाइल लिस्टिंग बट डेटा और सर्विसेज उस तरह से शायद प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं है। ये भी बात दुरुस्त है कि PTCL की अभी भी एक बड़ी ओनरशिप 75-76% की गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि हमने इसके 26% शेयर बेचे थे, बट स्टिल मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो एक एतसलात के पास है, वही इसको चला रहे हैं। सो ओवरऑल इस तनाजुल में हमें ऑब्वियसली नए तो अट्रैक्ट करने हैं, पर जो फार्मास्यूटिकल में भी कई एग्जिट्स हुए हैं, सो इनको रिटेन करने के लिए आई थिंक जो स्पेशली मैक्रो इंस्टेबिलिटी रही है उसकी वजह से बाहर डिविडेंड ले जाने मुश्किल हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, गुफ्तगू को हम यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो खाकान साहब, फार्मास्यूटिकल को भी हम आगे चलकर अपने आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनी तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक अभी टेलीनॉर वाला केस है, अब इसमें एतसलात जब 26% का शेयर होल्डर है PTCL के पास और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मैनेजमेंट भी उनकी होल्ड वही लोग कर रहे हैं, तो फिर इसमें उनका शेयर हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी डील में? चूँकि यहाँ तो पूरी की पूरी पेमेंट PTCL कर रहा है और वो कर्जे लेकर कर रहा है, कहीं से वो $400 मिलियन का कर्ज दे रहा है, कहीं से वो $500 मिलियन का कर्ज दे रहा है कि वो टेलीनॉर के जो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन कर सके। तो ये कर्ज की सूरत में तो ये बोझ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ही पड़ना है, अगर वो अपने उससे जो एक पॉलिटिकल शेयर, जो उसका एक गवर्नमेंट का शेयर है, उसके तनाजुर में अगर वो कर्जे ले रहा है और वो भी प्राइवेट बैंक से ले रहा है, तो फिर ये तो कर्ज बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। पर इसको तो आप इस तनाजुर में देखिए ना कि वो PTCL में इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं की है, वो तो शेयर ओनरशिप है, मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास है। सो वो जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, चाहे वो कर्जे लेके कर रहे हों, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इंजेक्शन भी कर रहे होंगे, तो अगर उस तनाजुर में आप उसको देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि इन दी एंड तो ऑब्वियसली ये एक कंपनी है जो एक और कंपनी को बाय आउट कर रही है, तो एक तरह का मर्जर हो रहा है। मर्जर्स आर ऑल, एक एक्विजिशन है, दुनिया में होती है, एक पाकिस्तान में भी हो रही है। सो अब वो इक्विटी इंजेक्ट करके हो तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है, पाकिस्तान में नए फंड्स आएंगे। अगर पाकिस्तान से ही इक्विटी इंजेक्शन की बजाय डेट की सूरत में है तो ऑब्वियसली एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादा जैसे आप कहेंगे एक्सपेंशन थ्रू डेट आ रही है रादर देन थ्रू इक्विटी। बट कई दफ़ा जो जैसे आप कहेंगे एक्विजिशन करके जब मर्जर्स होते हैं तो बड़ी कंपनीज बनती हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट भी आते हैं। तो इसको अब जब डिटेल में जाके उन्होंने, उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने देखा होगा, तो जरूर जो मर्जर का बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा होगा, क्योंकि वो उन्हीं टावर्स पे बहुत ज्यादा लोग आ सके, वही वो करके जो इस वक्त है उसको कम कर सकेंगे, एफिशिएंसीज ला सकेंगे। सो ओवरऑल को इस तरह देखना पड़ेगा। एक बात मैं कर दूं, जब मैंने कहा ना पाकिस्तान में 13% है अरबाब इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिनमें चाइना आपका बेहतरीन दोस्त 40% पे है, ईस्ट एशिया 30-35%, इंडिया खुद 30-31% पे है। सो इसको ये समझिए। और पाकिस्तान को गिवन जो पाकिस्तान का आइकॉर है, अगर ग्रो करना है 5 से 8% पे, यानी कि अगर आपने इस रेट पे ग्रो करना है, सो आई थिंक इट्स रियली टाइमली कि आपने ये रखा है। जो आने वाली अगर कोई गुड न्यूज़ है तो मतलब आई कैन शेयर विद यू, वो ये है कि आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त एक इंटरेस्ट रेकोडिक में ज़रूर है सऊदी अरेबिया का प्लस अदर कंट्रीज का इन आर माइंस एंड मिनरल्स। अगेन वो कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स की बजाय ऐसे प्रोजेक्ट्स पे नजर रखते हैं जिनमें अश्योर्ड हो उनकी जिसे कहेंगे बाय बैक ऑफ द मनीज दैट दे हैव पुट इन द सेंस के 29 में रेकोडिक प्रोडक्शन में आ जाएगा। जो ये इनकी अभी ये जो हम जिस स्पेसिफिक डील की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनका उस बॉडी का क्या रोल हो सकता है, या जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सूरत में, क्या उसका कोई ऐसा रोल वो लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि ये जो ये इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान से बाहर ना जाए, ये पाकिस्तान के अंदर ही रहे, या टेलीनॉर को कुछ ऐसा ऑफर किया जा सकता है कि वो अपना स्टे यहाँ पर बढ़ा दें, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जा सके?
सो देखिए, सीसीपी का रोल तो ऑब्वियसली ये है कि उन्होंने देखना है कि इससे जब ये कंग्लोमरेट बनती है पूरी, और आप एक कंपनी मर्जर में लाते हैं, ये एक्विजिशन करते हैं, तो ये इतने बड़े ना बन जाएं कि कोई मोनोपोली सिचुएशन बन जाए और ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको फ्लीस ना कर सकें। सो सीसीपी का तो एक अपना रोल होगा जब ये सब कुछ होता है। दुनिया में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया में तो एक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने का बोर्ड होता था। आई थिंक पाकिस्तान में ऐसी रविश नहीं है, बट जिसमें एक अप्रूवल चाहिए होती है। सो ये सब चीज़ें जो आपने कही हैं वो इसमें जाकर देखते हैं। जहाँ तक पहले पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का तक है, वो इतना ही रोल प्ले कर सकते हैं कि वो ये देखें कि जो सहूलियात मिलनी चाहिए टेलीकॉम को आगे बढ़ने की, विच मीन्स के इस सेक्टर को वाइबल रहने के लिए जो ऑप्शंस उनको देने हैं। और इसमें बैंडविड्थ का देना एक और ऑप्शन है। पीटीए के पास बैंडविड्थ है, गवर्नमेंट के पास बैंडविड्थ है, क्या हमें नई बैंडविड्थ देनी है, उसकी प्राइसिंग क्या होनी है। आई थिंक बैंडविड्थ की प्राइसिंग एक इशू रहा है। बैंडविड्थ की पेमेंट क्या डॉलर्स में होनी है, रुपयों में होनी है, अपफ्रंट होनी है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपको कंपनीज को पाकिस्तान में रखने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मैंने कई दफ़ा सुना है कि इस तरह की बात होती है कि बैंडविड्थ की प्राइसिंग शायद बहुत कई दफ़ा अपफ्रंट महंगी हो जाती है कंपेयर टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द डेटा दे कैन सेल इन पाकिस्तान और दे कैन हैव इन पाकिस्तान। सो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इसमें ऑफ कोर्स टेलीकॉम जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो इसको कैसे करती है। मैं हर दफ़ा कहा है कि ऑपरेशंस अगर प्राइवेट सेक्टर के पास हैं तो रेगुलेटर, जिसमें बोथ सीसीपी एंड आपने पीटीए का जिक्र किया, प्लस पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो इनकी प्रोफेशनल इनपुट, इनमें प्रोफेशनल्स होना, इनकी एचआर कैपेसिटी होना कि वो ना सिर्फ रेगुलेट कर सकें बल्कि मार्केट मेकर्स भी बन सके। ये जो आपने रेगुलेटर का रोल पूछा है ना, उसका असल रोल जो है पाकिस्तान में रह गया है सिर्फ कि जी प्राइसिंग क्या होगी, अगर चीजें बिकेंगी तो उनका रोल तो मार्केट मेकिंग पे होना चाहिए कि मार्केट्स कैसे बनेंगी, उनमें कंपेटिटिव बिहेवियर कैसे आएगा, लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होगी और कंपनीज का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। इसका मतलब कि अगर रेगुलेटर चाहे तो उसकी मर्जी है तो वो टेलीनॉर को रुकने पर भी मजबूर कर सकता है या नहीं, या वो पीटीसीएल वाली डील कैंसिल करके अगर उस पर का बोझ हुकूमत पर आ रहा है या पाकिस्तान की इकॉनमी पर आ रहा है तो वो उसको शिफ्ट कर सकता है कि कोई और कंपनी आए, चाहे वो जोंग हो चाहे वो जैज़ हो, वो आए और उनको फिर ये हैंड ओवर कर दिया जाए। उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की इक्विटी पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फिर वहाँ से बैलेंस हो जाएगी कि एक कंपनी जा रही है तो दूसरी कंपनी उसको ओवरकम कर रही है। कुछ हेयरिंग्स भी इस तरह की सीसीपी में हो रही हैं। जोंग की रिसेंटली शायद 6 अगस्त को हुई है, अभी जैज़ की भी एक हेयरिंग है, तो वो कुछ आपके इल्म है कि वो इसी सिलसिले की हेयरिंग्स हैं? देखिए, किसी ने किसको बेचना है ये तो ऑब्वियसली एक प्राइवेट P2P डील है। अच्छा। उन्होंने ही इसका फैसला करना है। आप तो एनवायरनमेंट ऐसी पैदा कर सकते हैं और जो मौके हैं ऐसे पैदा कर सकते हैं कि मुल्क में ये चीज़ आगे बढ़े। एक यूथ है, एक इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, एक यूज़र यूथ है, एक आईटी है, ये सब एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनना चाहिए पाकिस्तान में कि बहुत सी कंपनीज रहें पाकिस्तान में, कंपटीशन बढ़े। अगर कहीं पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कंग्लोमरेट बन के यानी कि बड़ी कंपनी बन के आता है तो वो भी आए, पर कंपनी ने जोंग को बेचना है, कंपनी ने जैज़ को बेचना है, कंपनी ने पीटीसीएल किसी को भी बेचना है, ये तो ऑब्वियसली एक प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर डील है। टू कीप कंपनीज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बियॉन्ड ईजी रेगुलेशन, मार्केट मेकिंग, competitive markets, competitive market behaviors, और फिर जैसे कि हमने बहुत दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में चूँकि अब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है कि कैसे ये जो हमारी आईटी की सारी सर्विसेज हैं ये रेगुलेट होंगी, ये फ्रेमवर्क बन के सामने आए ताकि इंटरनेट स्लो होने की बजाय इंटरनेट तेज हो। ये सहूलत इंटरनेट में हमेशा कहता हूँ अरबाब एक ऐसी अब चीज़ बन गई है कि ये तो एक तालीम की तरह है ना। अब तो गूगल सर्च की बजाय मैं जाकर किसी अगर ये जो AI सर्विसेज हैं उनमें जाकर हर चीज़ को समझना चाहूँ तो बहुत बेहतर समझ सकता हूँ। इसी तरह मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें उनको ट्रेन करना है कि आगाही बढ़े इन अ गुड पॉजिटिव मैनर। देखें, नेगेटिविटी बढ़ाने की वजह से बहुत सी एक डिसरप्शन सी पैदा हो गई है। होप
to do, but we have to have this message. और उसी मैसेज में अब तो AI को यूज करना टू अंडरस्टैंड थिंग्स, AI टेक्नोलॉजी समझना, ये तो हमने अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको ट्रेन करना है ना, वी कांट कीप देम अवे. सो ये पूरा सेक्टर एक ऐसा फ्रेमवर्क में आना चाहिए कि इसका एक पॉजिटिव यूज, और जो बहुत से हमारे लोग ना सिर्फ डेटा सेंटर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह सर्विसेज की मद में हम इसको यूज करते हैं, प्लस एक्सपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम हियर, इसका क्या पूरा निज़ाम होगा. $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की पाकिस्तान से. प्रॉबेबली इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, गिवन कि हमारे पास यंग ट्रेंड लोग जितने हैं और उनकी क्वालिटी को किस तरह अपग्रेड किया जाए. सो ये सारे फ्रेमवर्क्स इसी, जिसे कहेंगे, तनाजुल में सामने आने हैं कि ये काम हो. Any company leaving sometimes can be good in terms of economies of scale, but a giant leaving from Pakistan also creates kind of an image where हम attract करने की कोशिश कर रहे हैं. So obviously इसको balance out करना policy, regulatory and operations level पे, ये है the future of all the IT and IT services in Pakistan. और खान साहब, इसमें सजेशन आपकी PTCL के लिए क्या होगी कि जब ये कर्ज लेने जा रहे हैं तो फिर वो कर्ज चूँकि $400 मिलियन और $500 मिलियन का है, तो उसके लिए प्राइवेट बैंक्स को अप्रोच किया जाए या स्टेट बैंक उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में अब थोड़ी सी रेटिंग बेहतर होना शुरू हुई है. फिच ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है. आई थिंक आने वाले दिनों में मैक्रो स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी, स्ट्रेंथन भी हो जाएगी, IMF का प्रोग्राम चलता रहेगा. पाकिस्तान को और पाकिस्तानी बैंकों के अलावा जो अभी भी मिडल ईस्ट के बैंक्स हैं, उस पर रसाई होनी चाहिए PTCL एतिसलात की, कि वो पाकिस्तान में अभी भी बोरो कर सकें, अगर इसमें से जो पेमेंट फॉरेन करेंसी में होनी है. बाकी पाकिस्तानी बैंक्स में अब पैसे बिसाइड्स गिविंग टू द गवर्नमेंट, अभी भी 70% क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, बिकॉज हमारी इतनी बड़ी फिस्कल नीड है. हम इतना बड़ा खसारा करते हैं. जब आप इतना बड़ा 7% ऑफ GDP का खसारा कर रहे होंगे, तो वो 7% कहीं से तो बोरो होना ही होना है ना. सो private banks also have to leave this and move ahead, but for them to leave this, government has to be a better fiscal manager. जब तक fiscal management अच्छी नहीं होगी, banks जो है उनके लिए ये easy parking place ख़त्म नहीं होगी, so they can't go to anywhere else. So इसको overall तनाजुल में देखें कि लोकल बैंक की बोरोइंग के अलावा मिडल ईस्टर्न बैंक्स आर यूजुअली ईजियर टू लेंड टू अस, चाइनीज बैंक्स आर आल्सो ईजियर टू लेंड टू अस. ये दोनों बैंकिंग ऑपरेशन ज़्यादा हैं पाकिस्तान में. सो आई एम श्योर एतिसलात और PTCL पुट टुगेदर कैन डू दिस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड. आई रियली होप कि कोई इक्विटी इंजेक्शन भी ज़रूर कर रहे होंगे वो. बहुत बहुत शुक्रिया. खाकन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. अली गौर बलूच साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे. वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब बड़ी अच्छी खबरें और कौम के लिए खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं. उनकी जानिब से कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर कोशिश की जाएगी कि बिजली के बिलों का जो बोझ है आवाम पर से, उसको कम किया जा सके. अब ऐसा कौन सा फार्मूला अचानक हुकूमत के हाथ लग गया है कि हमने देखा कि जमात इस्लामी के धरने को भी उन्होंने ख़त्म करवाया, उनको भी मुतमईन किया, एक एग्रीमेंट हुआ है 40-42 दिन का. अब उस पर कैसे अमल दरामद होगा? फिर वज़ीर आज़म ये खुशी की खबर सुना रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, कल से इस पर अमल दरामद हो जाए कि बिजली की कीमतें कम हो. लेकिन ये कब मुमकिन हो सकेगा? हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी और कैसे अब हुकूमत इस सिलसिले में मामलात को आगे बढ़ाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे. अली गौर बलूच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं. अली गौर साहब, हमें अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है ये हुकूमत बहुत इस वक्त मौशी तौर पर मुश्किल में है. अभी IMF के साथ प्रोग्राम भी करना है, फिर उसके भी अपने एक प्रेशर्स होंगे. अपोजिशन ने अपना एक एजेंडा इस वक्त खड़ा किया हुआ है, उनका अपना एक एहतजाजी मोड इस वक्त चल रहा है. तो अब ऑप्शंस आपके पास हैं क्या क्या? वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं, इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जमात इस्लामी का धरना आपने ख़त्म कराया, 40-45 दिन का वक्त तो ले लिया, 40 दिन बाद वो फिर आपके सर पर खड़े होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, बात ये है कि मुझे आपका सवाल सुन के वो वक्त याद आ रहा है जब हमारे मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और पाकिस्तान के अवाम जो थे उस लोड शेडिंग से बहुत परेशान थे. और उस लोड शेडिंग ने ना सिर्फ लोगों का जीना जीर्ण किया हुआ था, बल्कि कारोबारी तबका बहुत परेशान था और इंडस्ट्री जो थी बिलखसूस उसके लिए बड़े परेशानी के बायस थे वो इशू. लेकिन फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम होती है और वो तमाम काम जो कि पिछले साल से एक चैलेंज की हैसियत रखते थे,
वो उन 5 सालों में जो है वो पाया तकमील को पहुँचे। और इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत में धरने दिए गए, उनकी हुकूमत में चाइना के सदर का विजिट जो था आपको याद है वो धरनों के वजह से डिले हुआ, तो वो नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर करना शुरू किया और उस चीज़ को जो सबसे बड़ा क्राइसिस था, एनर्जी का क्राइसिस, उसका ना सिर्फ खात्मा किया बल्कि बिजली का जो यूनिट था वो 5.5 और 6 रुपए तक रहा जितनी देर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही। उसके बाद एक पनामा का ड्रामा रचाया गया और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से जो मुआशी तबाही हुई उसके असरात आज भी हम भुगत रहे हैं और उसी चीज़ से हम गुजर रहे हैं। फिर एक लामहदूद महंगाई का एक सिलसिला जारी हुआ और जाहिर है कि जितनी मुआशी तबाही उस दौर में हुई अब फिर उसको समेटने का और मेहनत करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को तो जाता है कि वो जिस तरह से शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी उन तमाम मामलात में अपनी राय और अपनी रहनुमाई जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ हमारी मरकज की हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों को भी दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये चीज़ भी नामुमकिन नज़र आ रही थी और जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उनको तो ये फिक्र है ना कि किस तरह से IMF जो है वो कर्जा रीशेड्यूल ना करे, नई किस्त ना आए, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके ये ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे और पाकिस्तान दोबारा से, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। महंगाई का जिस तरह से कल शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कीमतों का, जिस तरह से कि अवाम को जो परेशानियां उनका जिक्र किया, बड़े बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो जो बिजली की कीमतें हैं वो कम करेंगे। तो जाहिर है उसके लिए जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो जिस सिलसिले में IPP के साथ भी रीशेड्यूल करवाने की कोशिशें जारी हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें तो खुलकर उस वक्त सामने आएंगी जब वो कीमतें कम करेंगे। ठीक है, तो फिर साथ बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से। अली गौहर साहब, ये आप अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात को आप एक प्रोजेक्ट कह रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में तो सबसे बड़ी सियासी हकीकत के तौर पर सामने आई, 90 से ज़ायद सीटें हासिल कर लेना किसी एक प्रोजेक्ट का काम तो नहीं होता। वो तो जब तक आपकी आवाम में पजीराई ना हो, आवाम उस वक्त तक आपको निकल कर वोट नहीं देगी। तो अपने तौर एक सियासी हकीकत के तौर पर तो वो मौजूद हैं इस वक्त और एक भरपूर अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं कि उन्होंने 90 सीट्स ली, तो हमने तो उनको नहीं रोका कि वो हुकूमत ना बनाए, वो हुकूमत बनाते चूंकि उनकी सियासत जो है वो इंतशार पर मबनी है और उन्होंने नफरतों के बीज बोए हैं, कौम को तकसीम किया है। और ख़ास तौर पर जो आप कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का वो जो नारा लगाते हैं उसकी बड़ी वजह ये है कि वो जो है वो मतलब है कि एक गलत प्रोपोगंडा करते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इधर से अंदाजा करने के कुछ दिन कबल KPK में एक इलेक्शन हुआ और उनका उम्मीदवार जो है वो 4थे नंबर पर आया है। जहां से वो इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं धांधली हो गई है, जहां से जीत जाते हैं वो कहते हैं ठीक इलेक्शन हो गए। तो उनकी अपनी राय में ही तजाद पाया जाता है। लेकिन जिस तरह से 9 मई के वाकयात, जिस तरह से उस 9 मई के वाकयात से पहले के धरनों के अलावा जिस तरह से इस्लामाबाद के जो ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाना, रेड जोन के अंदर दाखिल होना और 9 मई के वाकयात तो फिर आपके सामने और पूरी कौम के सामने किसी से ढके। अली गौहर साहब, अगर वो लोग रीकाउंटिंग में भी हार रहे हैं, उनकी पोजीशन मजीद नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर तो एक जुडिशल कमीशन 8 फरवरी पर उनके मुतालबे पर बना दें ताकि और उनकी पोजीशन वाजे हो जाए कि जहाँ से वो दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं, जीत की वो इस वक्त को कह रहे हैं कि जीत के दावे कर रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा कि वो तीसरे चौथे नंबर पर आए या नंबर 1 पर आए। अरबाब साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो आइन और कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हर फोरम पर आपको आपके इल्म में है कि वो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है जो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करता है, जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का इदारा है, जिसमें दीगर निज़ाम है और वो सारा अदालती निज़ाम है। तो ये प्रोपोगंडा करने के लिए बातें ठीक है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, फिर 2013 में एक दफ़ा इन्होंने इसी तरह से प्रोपोगंडा किया था कि एक मुनज़्ज़म धांधली के जरिए नून लीग को जितवाया गया और उस पर जुडिशल कमीशन बना था और उस जुडिशल कमीशन ने बाकायदा फैसला दिया था और वो भी PTI के मुतालबे के ऊपर ही बना था, जिसने फैसला दिया था कि मुल्क में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। अब अगर आप इलेक्शन पर इतराज़ात देखें तो बेशुमार सीटों पर नून लीग को भी हैं, लेकिन हमने वही कानूनी रास्ता इख्तियार किया। हमने किसी चौक में
इंतशार नहीं फैलाया, हमने किसी जगह आग नहीं लगाई, हमने वो लीगल जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया है। और हम तवक्को करते हैं कि वो जिस तरह से एक इंतशार पार्टी का उन्होंने रूप धारा हुआ है और वो मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं और इन चीज़ों को इशूज बनाकर मुल्क की स्टेबिलिटी को दाव पर लगाते हैं, सलामती को दाव पर लगाते हैं, उनको चाहिए कि वो एक सियासी पार्टी अपने फेल के जरिए भी साबित करें कि वो एक सियासी पार्टी जिसमें कि वो नाकाम रहे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून नमा हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।